हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा, लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है और इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मेनली कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बेटा लगभग 6 के आसपास प्रिंसिपल हैं जो अप्लाई होते हैं। उनको अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है बेटा कि इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब भी कोई पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों ही पार्टी, दैट मीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों ही पार्टीज जो हैं उन्हें एक दूसरे का कंप्लीट फेथ होना चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से छिपानी नहीं चाहिए। दोनों ही पार्टीज़ को कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फैक्ट्स हैं एक दूसरे से डिस्क्लोज नहीं, हिडन नहीं रखनी चाहिए। सभी फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि कोई इंडिविजुअल है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है और उसको पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए वो शुगर है, डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है, और वो ये चीज़ जो है ये इंश्योरर के लिए ये बात काफ़ी मैटर करती है, बट उसने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी के हमें डिस्क्लोज नहीं किया। बाद में अगर किसी वजह से उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और वहाँ पे उसकी मेडिकल हिस्ट्री में बात सामने आती है कि ये जो पेशेंट है पहले से शुगर डायबिटिक है या उसको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, बट ये चीज़ उसने पहले डिस्क्लोज नहीं कर रखी। उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना जो क्लेम है इंश्योर्ड को वो क्लेम पे करने से मना कर सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसी प्रकार से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे भी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले ही इंश्योर्ड पर्सन के सामने डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। क्लियर है। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जिस भी वस्तु का या जिस भी व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा रहा है वो वस्तु या वो व्यक्ति उस पर्सन से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उससे उस वस्तु का या उस व्यक्ति का कोई डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए जिसके होने से उसको फ़ायदा हो, जिसके ना होने से उसको नुकसान हो। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हम पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस हमने करवा लिया और खुद ही उसको आग लगा दी, तो नुकसान किसका है, पड़ोसी का। हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं और कंपनी से हमने क्लेम ले लिया। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति या वस्तु का ही इंश्योरेंस करा सकता है जिसमें उसका सीधा निजी हित जो अटैच हो, जिसके होने से उसको फ़ायदा हो, जिसके ना होने से उसको नुकसान हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ insurable interest, that is there must be such a relationship between the insured and the subject matter of insurance that the insurance stands to benefit by its safety and loss by its loss। जिसके होने से इंश्योरेंस जो इंश्योरर है उसको बेनिफिट हो, जिसके ना होने से उसको नुकसान हो। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेटा क्या कहता है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो भी इंश्योरेंस एग्रीमेंट होते हैं वो उनसे केवल और केवल नुकसान की रिकवरी के लिए होते हैं, उनसे हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है वो केवल अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, इंश्योरेंस के थ्रू हम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपए का, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी को दोबारा से पुरानी स्थिति में लाने में कंपनी जो हम कहते हैं वर्कशॉप है उसमें खर्चा हुआ 80,000 रुपये का, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 80,000 का ही क्लेम पे करेगी, ना कि 5 लाख का। इसी प्रकार से आपके गोडाउन का टोटल स्टॉक है 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया, मगर
किसी दिन उसमें क्या है चोरी हो गई, तो जो चोर है उसमें चोरी हुई, वो लगभग 5 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 5 लाख का ही क्लेम पे करेगी, ना कि 10 लाख का इंश्योरेंस करा तो 10 लाख रुपये आपको पे करेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है इंडेमनिटी के अंदर कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो केवल एक्चुअल लॉस की पेमेंट के होते हैं, एक्चुअल लॉस को कंपनसेट करने के होते हैं। इंश्योरेंस से हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये वैसे तो जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, बट ये जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि हम प्रीमियम पे करते हैं, मैच्योरिटी के ऊपर सारी रकम जो है वो हमें विद इंटरेस्ट वापस मिल जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई होता है। ये केवल और केवल जनरल इंश्योरेंस यानी कि फायर इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है, इनकी इस तरह की जो इंश्योरेंस होता है उसी के अंदर ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट, ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी क्या कहता है बेटा कि किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, तो जो भी इंश्योरर है या इंश्योर्ड है उन सभी के लिए ज़रूरी है कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को, जो भी इसके अंदर शर्तें हैं, उनको फॉलो किया जाए, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हो चाहे ना लिखी हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, लिखी जाती है, और कुछ लिखी जाती है बट वो इम्प्लाइड होती है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो किया जाना कंपलसरी है अगर हमें इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, बेनिफिट लेना है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। तो वारंटी क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशन है जिसको किसी भी जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको फुलफिल करना कंपलसरी है। अब बेटा इसमें क्या है, वारंटी जो होती है वो भी आपकी दो तरह की होती है। एक होता है एक्सप्रेस वारंटी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी क्या बोलते हैं उनको हम, एक्सप्रेस वारंटी। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो उसके अंदर कवर होंगी, कौन सी बीमारी कितने समय तक कवर नहीं होगी। तो उसमें जो है मान लो कोई भी व्यक्ति है वो अगर अपना जहाज़ का बीमा करवा रहा है तो वो जहाज़ को कौन कौन से पोर्ट पर नहीं लेके जाएगा, उस पोर्ट पर अगर वो लेके आता है तो उसमें हम कंपनी इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। तो ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस वारंटी। कुछ क्या होता है बेटा इसके अंदर, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो मेंशन नहीं की जाती, वो अंडरस्टूड होती है, वो दैट इज इम्प्लाइड वारंटी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है जिन्हें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया जाता, वो अंडरस्टूड होती है। जैसे हम कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल जो हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कर रखा है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि जो गाड़ी है वो कोई लाइसेंस होल्डर पर्सन ही ड्राइव करेगा। कोई व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है अगर वो ड्राइव करता है और उससे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उस केस में कंपनी जो है वो इंश्योरेंस पे करने के लिए, क्लेम पे करने के लिए लायबल नहीं होती। अब ये बात चाहे उसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखी हो तो भी अंडरस्टूड है, इस चीज़ का तो हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अब किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा है, अब वहाँ उसकी डेथ, हमने क्या उसने किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया, उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, इम्प्लाइड है। ये चीज़ अगर इसमें ना भी लिखी हो तो भी ये चीज़ अंडरस्टूड होती है। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर को दो या दो से अधिक इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योर्ड करवाया जाए, उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस, जो भी अगर लॉस होने की सूरत में, जो ऐसा नहीं है कि सभी अलग अलग कंपनी से हम अलग अलग क्लेम रिसीव करेंगे, उस केस में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज करते हैं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसने, उसके पास एक कार है, उस कार का उसने 5-5 लाख रुपए का 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योरेंस करवा लिया। उसने 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योरेंस करवा लिया। अब उसमें हम कहते हैं गाड़ी चोरी हो गई, तो क्या तीनों कंपनियां उसको अलग अलग 5-5 लाख रुपये करेगी? गाड़ी की वैल्यू 5 लाख और हमने 3 अलग अलग कंपनी इंश्योरेंस करवा, तो क्या तीनों ही कंपनी हमें 5-5 लाख रुपये करेगी, 15 लाख रुपये करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें तो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने खुद जान बूझ के अपने खुद के एसेट्स का नुकसान कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी सिंगल सब्जेक्ट मैटर को मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर किया जाता है, तो टोटल लॉस होने की सूरत में, टोटल लॉस है उसको
सभी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू शेयर किया जाएगा, और अगर किसी एक कंपनी से हमने पूरा क्लेम ले लिया तो फिर हम दूसरी कंपनी से क्लेम नहीं ले सकते। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये जो प्रिंसिपल है ये भी अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इस प्रिंसिपल को भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई नहीं किया जाता। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी प्रोडक्ट के डैमेज के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस कंपनी से कंप्लीट क्लेम ले लिया तो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अब आपका कोई राइट नहीं होता। उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर किसका राइट होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आपके कोई गोडाउन है, गोडाउन के अंदर 5 लाख रुपए का माल है, उसका हमने इंश्योरेंस करवा लिया। गोडाउन में आग लग गई, अब हम कहते हैं आग लगने के बाद क्या है, सारा माल डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए पे कर दिए। अब मान लीजिए जो माल डैमेज हुआ था वो मालूम कहते लोहे का सामान है, जल कर हो गया, तो उस स्क्रैप रह गया। और उस स्क्रैप को मार्केट में बेचा जाए तो उसकी वैल्यू लगभग 50,000 रुपये के आसपास होती है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, कि ऐसा नहीं है कि उस 50,000 रुपये के ऊपर जो जिस व्यक्ति का गोदाम है उसका राइट होगा। जब कंपनी ने आपको 5 लाख का पूरा क्लेम पे कर दिया तो इसके ऊपर केवल और केवल किसका राइट होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। कि वंस द कंप्लीट क्लेम अगेंस्ट द लॉस इज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी देन द राइट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है। व्हेन द इंश्योरर कंपेंसेट द इंश्योर्ड देन द ऑल राइट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरर। इसी का हम एग्जाम और लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या है, चोरी हो गई। गाड़ी की वैल्यू 5 लाख थी, अब आपको क्या है, कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि मान लीजिए कंपनी ने क्लेम आपको 5 लाख पे कर दिया। क्लेम मिलने के 1 महीने बाद आपकी गाड़ी जो चोरी हुई थी वो पुलिस ने दोबारा फाइंड आउट कर ली, वो गाड़ी आपकी मिल गई। तो अब उसके ऊपर राइट किसका, आपका या इंश्योरेंस कंपनी का। उस केस में क्या, जब आपको उसका पूरा क्लेम मिल चुका है तो अब उस जो गाड़ी आपको मिलेगी, वो जो गाड़ी चोरी होगी तो मिलती है, तो उसके ऊपर किसका राइट होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है बेटा, कि बेशक से हमने, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस में क्या होता है बेटा, कि बेशक से हमने किसी भी संपत्ति का इंश्योरेंस करवा लिया, बट सिर्फ इंश्योरेंस करवाने का मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी है भाई हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम किसी संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो अपने एंड से किसी भी संपत्ति को नुकसान से बचाने का कोई एफर्ट्स ही ना करें। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बेशक से आपने किसी संपत्ति का इंश्योरेंस करवाया है, मगर उसके बावजूद भी आप किसी भी संपत्ति को नुकसान से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आपका कोई गोडाउन है, उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा है। उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम दुकान को शटर ही डाउन करके नहीं जाएंगे, दुकान के ताला ही लगाएंगे, फिर तो ताला लगा रखा है, ताला खुला है, तो कॉमन सी बात है कि दुकान के अंदर चोरी होगी ही होगी। तो अपने एंड से हम उस एसेट को नुकसान से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्लियर है। और लास्ट होता है बेटा इसके अंदर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या है बेटा, कि जब कभी भी कोई भी हमने संपत्ति का इंश्योरेंस करा रखा है, तो जिस पर्टिकुलर जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस करा रखा है, नुकसान अगर उसी वजह से हुआ है तो ही कंपनी क्लेम पे करेगी। कोई भी दूसरी वजह जहाँ पर हम ये कहते हैं कि मान लो नुकसान, हमने आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, उसका हमने करवा तो क्या रखा है, थेफ्ट इंश्योरेंस। क्या करवा रखा है बेटा हमने, थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लो दुकान में चोरी हो गई तो आपको क्लेम मिलेगा। अब मान लीजिए वहाँ पर क्या है
थेफ्ट चोरी होने के लिए क्या हुआ, वे दुकान में हम कहते हैं कि भूकंप आ गया और पूरी दुकान जल कर दुकान में सॉरी क्या हुआ, दुकान में आग लग गई और सारे दुकान का माल जलकर राख हो गया। उस केस में क्या है बेटा कि जो हमने रिस्क कवर लिया था वो लिया था अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट, बट जो नुकसान हो रहा है वो किससे हो रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ फायर। तो उस केस में क्या है, हमें क्लेम कंपनसेशन जो है वो कंपनी से नहीं मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। जिस पर्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस कवर लिया है, नुकसान अगर उसी से हुआ है तो ही कंपनी क्लेम पे करती है, अदरवाइज कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। तो बेटा ये क्या थे, दीज आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about some other types of insurance contract. Till then, goodbye.